नमस्कार दोस्तों, इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, मैं विजेंद्र कुमार सोनी आज आपके लिए जो नया टॉपिक लेकर के आया हूं वो है उत्तर का विशाल मैदान। देखिए, भारत के भौतिक प्रदेश का हमने सामान्य परिचय कर लिया था। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने हिमालय पर्वतीय प्रदेश के 2 वीडियो डाल दिए थे, उनकी प्रश्नोत्तरी भी डाल दी थी। आज के वीडियो में उत्तर के विशाल मैदान का हम विस्तृत वर्णन करेंगे और अंत में इसकी प्रश्नोत्तरी भी आएगी, उस पर भी आप ध्यान देंगे। तो जो उत्तर का विशाल मैदान है उसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है और ये किन किन नदियों के क्षेत्र में बना हुआ है। तो आप सिंपली इसको यदि कहें कि सिंधु, फिर गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, इन 4 नदियों का अपवाह तंत्र कहें तो पूरा का पूरा उत्तर का विशाल मैदान कवर हो जाएगा। तो हम यदि उत्तर के विशाल मैदान कहें या सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का अपवाह क्षेत्र कहें तो भी एक ही बात है। देखें, ये भारत में 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ भाग है। भारत के 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ क्षेत्र है। यदि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई देखें तो वो औसतन 200 मीटर की ऊंचाई आएगी, लेकिन यदि इसके उच्चतम तल की बात करें कि समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई कहां है तो वो अंबाला सहारनपुर के नजदीक हमें मिलेगी। कितनी? 291 मीटर की ऊंचाई अंबाला सहारनपुर के नजदीक सबसे उच्चतम ये स्तर है। यदि हम इसके विस्तार की बात करें तो ये 2400 किलोमीटर यूं फैला हुआ है और यदि इसकी यूं चौड़ाई देखें तो ये 350 से लेकर के और 450 औसतन रूप में ये 300 किलोमीटर फैला हुआ है। यदि आप इस चित्र को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पश्चिमी भाग में इसकी चौड़ाई ज्यादा है और पूर्वी भाग की ओर ये सिकुड़ता हुआ चला जाता है। क्लियर है? यदि इसके प्रादेशिक विभाजन किए जाएं उत्तर के विशाल मैदान के तो 4 प्रादेशिक विभाजन होते हैं इसके। कौन से? एक राजस्थान का मैदान, दूसरा पंजाब हरियाणा का मैदान, तीसरा गंगा का मैदान। अब गंगा के मैदान को पुनः विभाजित कर दिया जाता है। कौन सा? ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान और ये निचली गंगा का मैदान। और चौथा इसका प्रदेश कौन सा है? असम का मैदान, जो किसके द्वारा निर्मित है? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित है। तो उत्तरी विशाल मैदान की हम बात करें, प्रादेशिक विभाजन की बात करें तो 4 भागों में इसके प्रादेशिक विभाजन किए गए हैं। अब हम बात करें कि इसमें जो मिट्टी का प्रतिरूप मिलता है, मिट्टियों की विशेषता के आधार पर इसमें कौन कौन से प्रकार की मिट्टियों का विभाजन किया गया है। वो एक विशेष प्रकार की भूमि का निर्माण करते हैं। वो भूमि कौन सी है? तो मैंने यहाँ पर 7 प्रकार की वो भूमि के प्रकार लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भाबर। भाबर भूमि की विशेषता क्या है? देखें, जब भी पर्वतीय क्षेत्र से, ये पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र से जल नीचे की ओर आएगा तो पर्वत के पैंदे पर यहाँ पर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर का यूं जमाव हो जाएगा। पर्वतपदीय क्षेत्र में मतलब पर्वत के पैंदे में बड़े बड़े कंकड़ पत्थर का यहाँ पर जमाव हो जाएगा और ये कंकड़ पत्थर के नीचे से नदियां बहते हुए हमें दिखाई देगी। मतलब ऊपरी सतह पर वो नदी इनविजिबल हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी, इसके नीचे से बहती हुई हमें प्रतीत होगी। तो ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता है? ऐसा क्षेत्र भाबर कहलाता है। सवाल क्या पूछा जाता है कि पर्वतपदीय क्षेत्र में जहां नदियां लगभग अदृश्य हो जाती है वो क्षेत्र क्या कहलाता है? आपको ऑप्शन देते भाबर, तराई, बांगड़ और खादर। तो आप क्या ऑप्शन पिक करेंगे?
भाबर पिक करेंगे, भाबर क्षेत्र होता है। यहाँ पर कंकड़ पत्थर का आकार बड़ा होता है, ये ध्यान में रखना। दूसरा क्षेत्र है तराई। अब ये जो भाबर क्षेत्र के बाद में ये जो मैदानी भाग आता है, इस मैदानी भाग में ये कंकड़ पत्थर बिल्कुल छोटे आकार के हो जाते हैं, और जो यहाँ भाबर क्षेत्र में नदियां विलुप्त हुई थी, अदृश्य हुई थी, वो अदृश्य नदी यहाँ तराई क्षेत्र में पुनः दिखाई देने लगती है। ये विशेष बात है, इसकी ध्यान में रखना। यहाँ पर पुनः दिखाई देने लगेगी, तथा ये जो भूमि है ये दलदली भूमि का निर्माण कर देगी। ऐसी दलदली भूमि क्या कहलाती है? तराई क्षेत्र कहलाता है। अब तराई क्षेत्र के बारे में सामान्य क्या समझ लिया जाता है कि डेल्टा होगा, डेल्टा नहीं है। ये भाबर के बाद बनने वाली स्थलाकृति है, जो पर्वतीय क्षेत्र के तुरंत बाद बनती है मैदानी भाग में। क्लियर है? ये दलदली भूमि की विशेषता क्या होगी कि यहाँ पर वन्य जीव मिलेंगे अपने को, क्योंकि यहाँ पर दलदली भूमि पारिस्थितिकी तंत्र क्या कर देती है? सुदृढ़ कर देती है। क्लियर है? अब इसके बाद देखें बंगड़ भूमि। बंगड़ भूमि क्या होती है? देखिए, बंगड़ भूमि के बारे में सीधा सा सवाल हम कांप मिट्टी के क्षेत्र में ले लेते हैं। कांप मिट्टी का क्षेत्र। अब कांप मिट्टी के क्षेत्र में बंगड़ खादर इकट्ठा ही पढ़ लेते हैं। क्या होगा कि प्राचीन काल में जहां नदियों का जल पहुंचता था बाढ़ के रूप में, नदियों का जल बाढ़ के रूप में पहुंचता था, लेकिन वर्तमान में वहां बाढ़ का पानी पहुंचता नहीं है। तो ऐसी प्राचीन कांप मिट्टी के द्वारा निर्मित जो मैदान है वो क्या कहलाएगा? वो बंगड़ क्षेत्र कहलाएगा। ध्यान में रखना इस चीज को। और यदि वर्तमान में भी वो बाढ़ का पानी वहां पहुंचता है किसी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में वर्तमान में भी बाढ़ का पानी पहुंचता है, और उसके द्वारा जो कांप मिट्टी का जमाव होता है उससे निर्मित जो मैदान है वो क्या कहलाते हैं? खादर कहलाते हैं। अब इसमें सवाल क्या पूछा जाता है? ये पुरानी कांप मिट्टी का क्षेत्र बंगड़ हुआ, नई कांप मिट्टी का क्षेत्र खादर हुआ, और इनमें भी क्रम पूछ लिया जाता है कि पर्वत से मैदान या पर्वत से समुद्र की तरफ जो क्रम होता है वो कौन सा होता है? भाबर, तराई, बंगड़ और खादर। ऐसा सवाल पूछा हुआ है, आपने ध्यान में रखना, यही क्रम होता है। इसके बाद में है रेह और कल्लर। रेह को कल्लर भी कहते हैं, रेह भूमि को कल्लर भी कहते हैं। कल्लर क्या होता है? ये कल्लर देखिए, जब भी हमारे भूमिगत जितने भी खनिज लवण हैं, वो खनिज लवण केशिकात्व सिद्धांत के अनुसार यदि भूमिगत जल के साथ स्तर पर आकर के सफेद परत के रूप में यूं जम जाए, सफेद परत के रूप में जम जाए, तो वो क्या कहलाएगा? वो रेह या कल्लर भूमि कहलाएगा। और ऐसी भूमि हमेशा कृषि के लिए नुकसानदायी होती है, कृषि कार्य के लिए ये उचित नहीं है। इसमें भी देखिए, भाबर कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त है, तराई ये उपयुक्त है, बंगड़ खादर ये भी उपयुक्त है। सबसे ज्यादा उपयुक्त भूमि कौन सी होगी? खादर भूमि होगी। अगर रेह और कल्लर की बात करें, ये भी अनुपयुक्त भूमि है, क्योंकि इसमें लवणों की मात्रा क्या हो गई है? बढ़ गई है। इसके बाद बूढ़। बूढ़ के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रहेगी? चादरी अपर्दन की। ये ध्यान में रखना। हो सकता है आपने ये पहली बार नाम सुना हो। क्या? चादरी अपर्दन। चादरी अपर्दन ये क्या होता है? जैसे कोई भी बंगड़ या खादर क्षेत्र है, स्पेशली बंगड़ क्षेत्र में ये ज्यादा होता है। जब कोई भी मिट्टी की यूं परत है, वो जल के कारण या वायु के कारण ऊपरी परत वहां से नष्ट हो गई है, और निचले जो कंकड़ पत्थर है वो वहां जमाव के रूप में रह गए हैं, तो ऐसी भूमि क्या कहलाएगी? ऐसी भूमि बूढ़ भूमि कहलाएगी, और ये भी कृषि के लिए अनुपयुक्त मानी जाती है।
लास्ट में है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है कि समुद्र के नजदीक जब नदी अपने अंतिम पतन की ओर होती है तब ये कई धाराओं में बट जाती है और कई धाराओं में बट करके एक मैदान का निर्माण करती है। उस मैदान में भूमि कैसी मिलेगी? दलदली मिलेगी, और ऐसी दलदली भूमि का क्षेत्र क्या कहलाएगा? डेल्टा कहलाता है। और विश्व प्रसिद्ध डेल्टा हमारे भारत में है, जहां सबसे सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र वाला डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा विश्व प्रसिद्ध है। क्लियर है? कहां है मैं अभी आपको बताऊंगा। क्लियर है? अब यहां पर एक बार दोबारा देख ले कि भारत का जो प्रादेशिक विभाजन किया है, उत्तर के विशाल मैदान का उसको 4 भागों में बांटा है। ये वाला क्षेत्र कौन सा हुआ? राजस्थान का भाग। ये वाला हिस्सा कौन सा हुआ? पंजाब हरियाणा का क्षेत्र। ये वाला हिस्सा कौन सा हुआ? उत्तरी गंगा का मैदान। इसके बाद में ये वाला हिस्सा जो उत्तर प्रदेश और बिहार का भाग है, ये कौन सा हुआ? मध्य गंगा का मैदान। और ये पश्चिमी बंगाल वाला हिस्सा कौन सा हुआ? ये निचली गंगा का मैदान। और ये असम जो ब्रह्मपुत्र की घाटी वाला मैदान है, ये कौन सा हुआ? असम का मैदान। अब हम एक एक का विस्तार से वर्णन करते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं राजस्थान का मैदान। देखिए, राजस्थान की मैदान की बात करें तो ये थार मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। थार मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। और ये थार का जो मरुस्थल है, ये भी 2 भागों में विभाजित है। थार का मरुस्थल भी 2 भागों में विभाजित है। इसकी जो पूर्वी सीमा बनती है, ये 50 सेमी समवर्षा रेखा द्वारा बनती है पूर्वी सीमा। इसके यदि हम पश्चिम की तरफ आए, यहां पर इस तरफ आए, तो ये सारा का सारा भाग 50 सेमी से कम वर्षा वाला होगा। इसको भी पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। किस रूप में? 25 सेमी समवर्षा रेखा के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बार बार पूछी जाती है कि जो राजस्थान का मैदान है या राजस्थान का जो मरुस्थल है, उसके यदि जलवायु के आधार पर 2 विभाजन करें तो वो कौन सी समवर्षा रेखा द्वारा होंगे? तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा होंगे। यदि 25 से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा वाला मैदान की बात करें तो ये क्या कहलाएगा? अर्धशुष्क मैदान कहलाएगा। अर्धशुष्क मैदान। और अर्धशुष्क क्षेत्र हमेशा क्या कहलाता है? स्टेपी कहलाता है। तो स्टेपी मैदान कौन सा होगा? 25 से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा वाला क्षेत्र। और ये वाला जो क्षेत्र है पश्चिमी भाग इसका, ये क्या कहलाएगा? ये शुष्क मैदान कहलाएगा। ये कौन सा है? शुष्क मैदान, जहां पर वर्षा कितनी रहती है? 0 से 25 सेमी वार्षिक वर्षा रहती है। क्लियर है? और ये भाग है कैसा? मरुस्थलीय भाग है। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है? वर्षा तथा नहरें, क्योंकि नदियां यहां पर बहुत कम है। नहरें यहां पर मुख्य सिंचाई के काम आती है। कौन सी नहर मुख्य कह देंगे? IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्लियर है? और यहाँ पर जो वनस्पति होगी वो मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति होगी, जिसको हम क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पंजाब हरियाणा का मैदान। देखिए, पंजाब हरियाणा का जो मैदान है वो 5 नदियों के क्षेत्र में बनता है। 5 नदियों के क्षेत्र को क्या कह देते हैं? पंजाब। पंजाब में 5 नदियां कौन सी बहती है? हाँ, इसका क्रम पूछा जाता है और बहुत सी प्रतियोगी परीक्षा में सीधा ही सवाल पूछा जाता है। आप भी रट लेना इसको अच्छी तरह से। कौन सी नदियां हैं? सबसे दक्षिण में सतलुज नदी। सतलुज नदी, सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम और सिंधु नदी। सिंधु नदी ये मैदान है कौन सा?
पंजाब हरियाणा का 5 नदियों का क्षेत्र है। अब 5 नदियों का क्षेत्र क्या कहलाता है? पंजाब, पंच आब कहलाता है। तो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? 2 आब क्षेत्र कहलाएगा। और यहाँ पर 6 नदियों के बीच में 5 2 आब क्षेत्र बनते हैं। कौन कौन से वो 5 2 आब क्षेत्र हैं वो देखें आप। सबसे पहले व्यास और सतलज के बीच का जो 2 आब क्षेत्र बनता है वो कौन सा 2 आब क्षेत्र है? बिस्त 2 आब। याद रखना, बिस्त 2 आब क्षेत्र। इसके बाद में जो रावी और व्यास के बीच में 2 आब क्षेत्र बनता है, रावी और व्यास के बीच में वो बनता है बारी 2 आब, बारी 2 आब क्षेत्र। और चिनाब और रावी के बीच में जो 2 आब क्षेत्र बनता है वो कौन सा है? रचना 2 आब, रचना 2 आब क्षेत्र, 2 आब क्षेत्र। और झेलम और चिनाब के बीच में जो बनता है वो कौन सा है? चाज, चाज 2 आब क्षेत्र। और सिंधु और झेलम के बीच में जो 2 आब क्षेत्र बनता है उसका नाम है सिंधु 2 आब क्षेत्र। क्लियर है? अब इसमें यदि आपको ये नदियां क्रम से याद है कि सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सिंधु, यदि ये नदियां आपको दक्षिण से उत्तर की तरफ याद है तो ये बड़ा आसान हो जाएगा याद रखना। कैसे? एक ट्रिक आप देखें इसको। 20 बारी रचना ने मोबाइल चार्ज करवाया कहां से? सिंधु मोबाइल से, सिंधु मोबाइल शॉप से। 20 पहला 2 आब क्षेत्र कौन सा है? बिस्त 2 आब। बारी दूसरा 2 आब क्षेत्र कौन सा है? बारी 2 आब। रचना तीसरा 2 आब क्षेत्र कौन सा है? रचना 2 आब क्षेत्र। फिर चार्ज चौथा चार्ज 2 आब। और 5वां सिंधु 2 आब, ये सिंधु 2 आब। तो ये 5 क्षेत्र हैं 6 नदियों के बीच के क्षेत्र जो क्या बता रहे हैं? पंजाब और हरियाणा के विशाल मैदान का वर्णन कर रहे हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं गंगा का मैदान। देखिए, गंगा के मैदान को 3 प्रादेशिक भागों में विभाजित किया गया है। उत्तरी गंगा का मैदान, उत्तरी कह दें या ऊपरी कह दें, दोनों ही सही है। ऊपरी या उत्तरी गंगा का मैदान। दूसरा मध्य गंगा का मैदान। और तीसरा निचली गंगा का मैदान, निचली गंगा का मैदान। ये 3 भाग गंगा के मैदान के हैं। गंगा के मैदान से ऊपरी हिस्से में क्या था? पंजाब हरियाणा का मैदान। अब इस पंजाब हरियाणा के मैदान में एक चीज ध्यान में रखना कि जो शिवालिक श्रेणियां हैं वो पंजाब से तुरंत बाद स्टार्ट हो जाती है। शिवालिक श्रेणियों के जो नदियां हैं वो आकर के इस मैदान में तीव्र अपरदन करती है, तीव्र अपरदन करेगी। तीव्र अपरदन से क्या बन जाएंगे? खड्ड बनेंगे, खड्ड बनेंगे, बड़े बड़े खड्ड बन जाते हैं। इन खड्ड को क्या कहते हैं? पंजाब में चो कहते हैं। ये ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कहां बनेगा? पंजाब हरियाणा के मैदान में चो कहते हैं। और ये चो सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलते हैं? होशियारपुर में, होशियारपुर में। इसके बाद पंजाब हरियाणा के बाद में क्या स्टार्ट हो गया? गंगा और यमुना नदी का मैदान स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले उत्तरी गंगा का मैदान। अब इसमें ध्यान रखना, उत्तरी गंगा का मैदान सबसे ज्यादा कहां विस्तृत है? उत्तर प्रदेश में 2/3 भाग में विस्तृत है। उत्तर प्रदेश का हिस्सा इसमें आएगा।
और कौन कौन सी नदियों का क्षेत्र है, तो ये नदियां यमुना, रामगंगा, शारदा, गोमती और घाघरा, ये इस प्रदेश की मुख्य नदियां हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि उत्तरी गंगा के मैदान की मुख्य नदियां कौन सी है, ये ध्यान में रखना। अब इस गंगा के मैदान में यदि पश्चिम की तरफ देखें तो क्या आएगा, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र आएगा, और इसके यदि पूर्व में देखें तो क्या आएगा, रुहेलखंड का मैदान आएगा। ये गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र भी इस मैदान की अपेक्षा थोड़ा सा ऊंचा है। रुहेलखंड का मैदान जो इसमें पूर्व में आता है, रुहेलखंड के पूर्व में क्या स्थित है, अवध का मैदान स्थित है। और ये सारा बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, किसका, गंगा का उपजाऊ क्षेत्र है। कहां पर है, पूर्वी, और जो 2/3 भाग किसका, उत्तर प्रदेश का, जो किस तरफ है, पश्चिमी तरफ है, पश्चिम की ओर है। अब इसके बाद जो पूर्वी यूपी है, पूर्वी यूपी है, वो प्लस बिहार है, बिहार है, ये दोनों मिल करके कौन सा क्षेत्र बनाएंगे, मध्य गंगा का मैदान बनाएंगे, मध्य गंगा का मैदान बनाएंगे। और मध्य गंगा के मैदान की जो मुख्य नदी है वो कौन सी नदी है, कोसी नदी है, कोसी नदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। कोसी नदी सबसे महत्वपूर्ण है इस मैदान की, और कोसी नदी में अक्सर क्या हो जाता है, प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। वो बाढ़ क्यों आती है, प्राकृतिक तट बांध टूटने के कारण आती है, प्राकृतिक तट बांध टूटने के कारण आती है। और इस बाढ़ के कारण ही कोसी नदी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का दुख कहते हैं। किसको, कोसी नदी को। क्लियर है। अब देखें, प्रायद्वीपीय भारत से भी इस मैदान में एक नदी आकर के मिलती है। कौन सी नदी है ये, सोन नदी। याद रखना, प्रायद्वीपीय भारत से भी इस भाग में आकर के एक नदी मिलती है जिसका नाम है सोन नदी। अब इस मैदान में जो दोआब क्षेत्र बनते हैं वो इनकी नदियों के आधार पर देखें, कौन कौन सी नदियां, घाघरा, गंगा, घाघरा, गंडक और कोसी, ये 4 प्रमुख नदियां हो गई है। गंगा और घाघरा के बीच में गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र, घाघरा और गंडक के बीच में घाघरा गंडक दोआब क्षेत्र, और गंडक और कोसी नदी के में जो क्षेत्र है उनके बीच में कौन सा मैदान बनेगा, गंडक कोसी मैदान बनेगा। क्लियर है। कोसी नदी का जो क्षेत्र है वहां पर वर्तमान में 240 किलोमीटर लंबा तटबांध बनाया जा रहा है। अब ये तटबांध यदि बन गया कृत्रिम रूप से तो इसमें जो बाढ़ की संभावना है वो कम हो जाएगी, क्योंकि कृत्रिम रूप से सीमेंटेड यदि प्राकृतिक तटबांध बनाया जाता है तो उसकी संभावना बाढ़ की जो है वो कम हो जाएगी। क्लियर है। अब देखते हैं निचली गंगा का मैदान। निचली गंगा के मैदान की जो सबसे पहले हम क्षेत्र की बात कर लेते हैं। क्षेत्र में क्या आएगा, जो पर्वतीय पश्चिमी बंगाल है, पर्वतीय पश्चिमी बंगाल है, उसको छोड़ दें तो उसके बाद का जो दक्षिणी हिस्सा रह जाता है उसका, वो क्या आ जाएगा, निचली गंगा के मैदान में आ जाएगा, जिसमें मुख्य क्या है, कौन सा क्षेत्र है, बंगाल है, पश्चिमी बंगाल है। इस बंगाल में क्या होता है कि छोटे छोटे यूं टिल्लेनुमा संरचना है और कुछ यूं नीचे खड्ड के रूप में संरचना है। जो ये नीचे खड्ड के रूप में घाटी स्वरूप जो संरचना है उसको क्या कह देते हैं, उसको बिल कह देते हैं। बिल, ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है
कि बिल कहाँ बनते हैं, निचली गंगा के मैदान में बनते हैं और घाटी स्वरूप होते हैं। क्लियर है। अब इस में सबसे प्रमुख संरचना क्या है कि जो नदी है वो कई धाराओं में यूं बंट गई, कई धाराओं में बंट गई है। तो ये जो आकृति बनाई है ये कौन सी आकृति है, ये डेल्टा बनाई है, डेल्टा, डेल्टा की आकृति बनाई है। और डेल्टा की आकृति से ये जो भूमि है वो कैसी हो गई है, वो दलदली हो गई है, दलदली। और इस दलदली भूमि के कारण यहाँ पर डेल्टा का जो मैदान बना है वो पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र सबसे सुदृढ़ है, विश्व में सबसे सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र वाला डेल्टा यदि कहें तो वो यही डेल्टा बनता है। और यहाँ पर एक वन है विशेष प्रकार का जिसका नाम है सुंदरवन, सुंदरवन। इन वनों की उपस्थिति के कारण इस डेल्टा का नाम क्या हो गया है, सुंदरवन का डेल्टा हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं हम असम का मैदान। असम का मैदान किस नदी के अपवाह तंत्र का हिस्सा है, ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह तंत्र का हिस्सा है। देखिए जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ यांगयाप दर्रे के नजदीक से प्रवेश करती है, अब यहाँ देखिए जैसे ही ये यहाँ यांगयाप दर्रे से एंटर करेगी तब यहाँ एक क्षेत्र है जिसका नाम है सदिया, सदिया, सदिया से लेकर के और ये रैंप घाटी में बहती हुई यहाँ दूबरी से, दूबरी से ये दक्षिण की ओर मुड़ करके और बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर ये क्या बनाती है, असम का मैदान, क्योंकि इसका विस्तार कहां पर है, असम में है, इसलिए इस मैदान का नाम क्या रख दिया, असम का मैदान भी रख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान भी रख सकते हैं। क्लियर है। अब जब भी वर्षा काल आएगा तो वर्षा काल में यहाँ से बहुत सारी प्राकृतिक छोटी छोटी नदियों का यूं बहाव क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा, बहुत सारे विसर्प देखने को मिलेंगे हमें। तो इसका बहाव क्षेत्र बड़ा होने से इन नदियों के बीच में यहाँ पर छोटे छोटे टापू निर्मित हो जाते हैं, छोटे छोटे टापू निर्मित हो जाते हैं जिनको क्या कह देते हैं, नदीय द्वीप। अब ये ध्यान रखना, भारत में सबसे ज्यादा नदीय द्वीप जो बनते हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनते हैं, नदी द्वीप बन जाते हैं। और इन नदीय द्वीपों में एक विश्व प्रसिद्ध नदीय द्वीप है जिसका नाम है माजुली। माजुली कहाँ है, माजुली कहाँ है, असम, असम में। और किस नदी के क्षेत्र में है, ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्र में है। क्लियर है। तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। अब ये जब आगे जाएगा तो कहां मिलेगा, इस डेल्टा क्षेत्र में, बांग्लादेश से होकर के डेल्टा क्षेत्र में मिल जाएगा, जिसका कहां क्षेत्र है, पश्चिमी बंगाल में, भारत में भी है। पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश और यहाँ इरावती नदी से लेकर के और हुगली नदी तक का पूरा ये क्षेत्र क्या बनेगा, डेल्टा क्षेत्र बनेगा। क्लियर है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तर के विशाल मैदान की बात की है। इसके अब तुरंत बाद हम इसकी प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं। प्रश्नोत्तरी में मैं आपसे 5 सवाल पूछ रहा हूं, वो 5 सवाल के जवाब आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। आपके जवाब देने के बाद में मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसकी रिप्लाई दे दूंगा। तो ये है प्रश्नोत्तरी के 5 प्रश्न, आपने सबके उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। पहला सवाल, तराई के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर 1, यहां नदियां विलुप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी, लुप्त नदियां भूतल पर पुनः प्रकट होती है। ऑप्शन नंबर सी, यह निम्न प्रदेश है जहां हर वर्ष बाढ़ आती है। और ऑप्शन नंबर डी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र। इन चारों में से जो आपको सही लगे आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे।
प्रश्न नंबर 2, सही क्रम में व्यवस्थित करें। मैंने इसके ऑप्शन नहीं दिए हैं, आप इसका क्रम सही करके पर्वतीय क्षेत्र से डेल्टा तक का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे। 1 2 3 4 चीजें मैंने इसमें दे रखी है। पहले पर बांगड़ है, दूसरे पर तराई है, तीसरे पर बब्बर है, चौथे पर बूढ़ है। आपने इसका क्रम निर्धारण करना है। प्रश्न नंबर 3, उत्तर के विशाल मैदान में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कहां है? उत्तर में है, 2 नंबर पर दक्षिण में है, 3 नंबर पर पूर्व में है और 4 नंबर पर पश्चिम में है। किस दिशा में स्थित है सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र? कमेंट बॉक्स में जवाब दें। चौथा, बिहार का शोक है, बिहार का शोक है कौन सी नदी? हुगली नदी है, बी दामोदर नदी है, सी कोसी नदी है, डी गंडक नदी है। कौन सी नदी है? कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएं। और 5वां और अंतिम सवाल है कि चोर किस मैदान में देखने को मिलते हैं? ऊपरी गंगा के मैदान में, बी निचली गंगा के मैदान में, सी मध्य गंगा के मैदान में और डी पंजाब हरियाणा के मैदान में। तो इसका कौन सा उत्तर सही है? कमेंट बॉक्स में ये आप जवाब देंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तर के विशाल मैदान तथा उससे संबंधित 5 प्रश्नों की एक प्रश्नोत्तरी हल की है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो हमारा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और खुद भी इसे लाइक करेंगे। धन्यवाद।